हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और कहानियाँ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी एपिसोड देने की। और अगर एपिसोड के बाद भी मुझे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए, तो मैं इस कहानी को और ज़्यादा उसमें करके मैं ख़त्म कर दूँगी। फिर मैं कोई कहानी नहीं दूँगी यार। जब आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो तो मैं कहानी दे के क्या करूँगी। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स तो दो, कुछ इसमें एक्टिविटी तो दिखाओ, ताकि मैं इस कहानी को और ज़्यादा एक्टिव तरीके से पोस्ट कर सकूं, इसे और ज़्यादा डेली के डेली एपिसोड पोस्ट कर सकूं। उल्टा ना तो व्यूज़ आ रहे हैं ठीक से, देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, और ना कमेंट आ रहे हैं। मतलब वही दो चार लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जितने व्यूज़ है उसके हिसाब से कमेंट भी नहीं है। उल्टा अनसब्सक्राइब और कर दे रहे। भाई चाहते क्या हो? अनसब्सक्राइब कर दोगे तो कहानी कहाँ से दूंगी मैं? सब्सक्रिप्शन ही तो चाहिए मुझे। तो सब्सक्राइब करो और पहले कहानी सुनो। मैं आपसे मिलती हूँ कहानी के लास्ट। प्रणाली सक्षम को भला बुरा बोलकर वहां से चली गई और सक्षम हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रह गया। आस्तिक इस समय मिनिस्टर के साथ एक टेबल पर बैठकर कुछ बात कर रहा था। तभी मिनिस्टर साहब को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया और वह वहां से उठकर चले गए। अब टेबल पर आस्तिक अकेला था। आस्तिक ने सोचा कि दूसरे मेहमानों से मिल लिया जाए, वह अपने जगह से उठने ही वाला था कि तभी सक्षम उसके पास आता है और कहता है, हेलो राजा साहब। आस्तिक सक्षम को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, हेलो जेंटलमैन। सक्षम अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम सक्षम तलवार है। आस्तिक ने भी सक्षम से हाथ मिलाते हुए कहा, स्वागत है आपका मिस्टर तलवार। लेकिन ये क्या, आप हमारी पार्टी में आए हैं और आपके हाथ खाली हैं, ड्रिंक नहीं लिया आपने? सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नशा उतने ही करने की आदत है जितना कि मैं होश में रह सकूं, ताकि सामने वाले मेरे नशे का फायदा ना उठा सके। सक्षम की बात पर आस्तिक हंसते हुए कहता है, आपकी सोच तो बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरा भी यही मानना है कि नशे में इंसान बेहक जाता है और कई बार दिल में दफन उसकी राज जबान तक आ जाते हैं। सक्षम हंसते हुए कहता है, शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आस्तिक भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलता है और कहता है, शुक्रिया। सक्षम ने देखा माहौल अच्छा है और मौका भी सही है, तो उसने अपनी बात आस्तिक के सामने रखी। राजा साहब, मैं यहाँ पर आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। आस्तिक ने कहा, बताए। सक्षम ने कहा, राजा साहब, मेरी एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी है। उसकी कुछ ब्रांचेज है, बेंगलुरु, मुंबई और अमेरिका में भी उसकी एक ब्रांच है। लेकिन अब मैं अपने शहर में अपनी कंपनी की ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक जगह भी देखी है, लेकिन दिक्कत यह है कि वह जगह आपकी रियासत में आती है और यहाँ पर कंपनी खोलने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी होगी। आस्तिक मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलते हैं और कहता है, तलवार साहब, इरादा तो अच्छा है, लेकिन ये पार्टी है और यहाँ पर बिजनेस की बातें मुझे बोरिंग सी लगती है। आप एक कम कीजिए, कल रॉयल ऑफिस आ जाए, वहाँ बैठकर इस बारे में बात करेंगे। मैं आपका प्रोजेक्ट भी जान लूँगा और अगर मुझे इंटरेस्ट लगा तो शायद मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दूँ। सक्षम हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ये तो आपका बड़प्पन है। तभी सक्षम की नज़र अरुणिमा पर जाती है, जो पार्टी की एक तरफ अकेले खड़ी थी। सक्षम आस्तिक को देखकर कहता है, रानी साहिबा अकेले खड़ी है, मुझे लगता है कि आपको उन्हें कंपनी देनी चाहिए। आस्तिक पलटकर अरुणिमा को देखा है और फिर सक्षम को देखकर कहता है, जी बिल्कुल, ठीक है तलवार साहब, कल मिलते हैं ऑफिस में। अरुणिमा पार्टी की एक तरफ खड़ी थी। दरअसल इतने शोर शराबी के माहौल में उसे घुटन सी महसूस हो रही थी, इसीलिए वह एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा क्यों ना कुछ देर अकेले में बिताया जाए, लेकिन उसकी यह सोच पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि आस्तिक उसके पास आ गया और उसके कमर पर हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया और उससे कहा, क्या बात है रानी साहिबा, इस तरह अकेली क्यों खड़ी है? अरुणिमा ने नजर चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आस्तिक की गहरी निगाहें अरुणिमा के ऊपर थी। उसने अरुणिमा के ऊपर झुकते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। अरुणिमा अपनी निगाहें चुराते हुए और हल्की घबराहट के साथ कहती है, ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा को नहीं छोड़ा। उसने उसकी कमर पर वैसी ही पकड़ बनाए रखते हुए उसके कान के पास आता है और कहता है, उसे खाने की भूख तो मैं कभी भी मिटा सकता हूँ, लेकिन इस भूख का क्या करूँ जो मेरे मन में लगी हुई है? मैं पिछले 2 हफ्ते से भूखा हूँ और आज रात मुझे अपनी भूख पूरी तरह से शांत करनी है।
अरुणिमा आस्तिक की कहे का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी, और आस्तिक जिस तरीके से अरुणिमा से ये सब कह रहा था, एक डर अरुणिमा के पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। अरुणिमा अपने मन में बस यही कह रही थी कि आज की शाम यहीं पर रुक जाए और रात कभी आए ही ना, क्योंकि उसे आस्तिक की नज़रों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। आस्तिक और अरुणिमा एक तरफ खड़े ही थे कि तभी वहां पर शारदा की आती है और कहती है, राजा साहब। शारदा जी की आवाज़ आस्तिक अरुणिमा से अलग होता है और शारदा जी को देखने लगता है। शारदा जी कहती है, रात काफ़ी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, कल मिश्री का स्कूल भी है। अरुणिमा का मन घबरा रहा था। वह शारदा जी के पास आती है और उनके गले लग जाती है। शारदा जी अरुणिमा के गले लगे हुए उसकी पीठ को सहलाती है और कहती है, अरे अरु, तुम रो क्यों रही हो? मैं कौन सा बहुत दूर हूँ, और तुम्हारा जब मन करे तुम तब घर आ सकती हो। अरुणिमा अपनी माँ को देखते हैं और कहती है, सच में माँ, मैं जब मन करे तब घर आ सकती हूँ। शारदा जी मुस्कुराती है और हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ अरु, तुम्हारा जब मन करे तुम घर आ सकती हो, लेकिन अपने पति से लड़कर मत आना। आस्तिक आगे आता है और अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वह आप लोगों को घर छोड़ देगा। शारदा जी हाँ में सर हिलती है और वहां से चली जाती है। आस्तिक अरुणिमा से कहता है, जाओ अपनी फैमिली से जाकर मिल लो, लेकिन उसके बाद सीधे रूम में आना। तुम्हें तो पता है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अरुणिमा का चेहरा डर से भर गया था और आस्तिक डेविल स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है। महल के दरवाजे पर अरुणिमा अपने परिवार के साथ खड़ी थी और वह सबसे गले मिलते हुए उन्हें विदा कर रही थी। आस्तिक ने पृथ्वी और प्रणाली को पार्टी संभालने के लिए कह दिया था और वह अपने कमरे की तरफ जा रहा था, पर इससे पहले कि आस्तिक कॉरिडोर से कमरे की तरफ बढ़ पाता, एक लड़की जल्दी से आती है और आस्तिक के गले लग जाती है। आस्तिक एक पल के लिए हैरान हो जाता है और फिर उसे लड़की को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आस्तिक उसके हाथ को अपने गले से हटता है और उसे दूर करते हुए कहता है, राजकुमारी मृणाल, यह क्या कर रही हैं आप? मृणाल आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मैं हमेशा ही आपको पाने का सपना देखा है। अब आप अचानक से किसी और से शादी कर ली है। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा है। आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, राजा साहब। आस्तिक फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने माथे को मसलते हुए कहता है, देखिए राजकुमारी जी, मैंने कभी आपको किसी बात के लिए कोई उम्मीद नहीं दी है। आपके पिता और मैं बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं और हमारी रियासतों में एक अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा है। जहाँ तक बात रही मेरी शादी की, तो शादी मेरा निजी व्यक्तिगत मामला है। मैं किससे शादी कर रहा हूँ और कैसे शादी कर रहा हूँ, यह मेरी पर्सनल चॉइस है। और आपने कहा ना कि मैंने आपका दिल तोड़ा है, तो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन देखा जाए तो इसमें कहीं से भी मेरी गलती नहीं है। आपने मेरे साथ शादी करने के सपने सजाए थे। मृणाल आस्तिक के सीने पर हाथ फेरते हुए कहती है, राजा साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने सोचा नहीं मेरे बारे में? मैंने कितने हिंट दिए थे आपको। आप कम से कम मुझे एक बार मौका तो देते। मैं आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर दिखा सकती थी, लेकिन आपने तो मुझे मौका भी नहीं दिया। अब अपने दिल में आपका प्यार लिए मैं किसी और की कैसे हो सकती हूँ? मेरा तन, मेरा मन सब आपका है। आस्तिक ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। उसका मन कर रहा था अभी का अभी मृणाल को यहाँ से धक्के मार कर निकाल दे, लेकिन उसके पिता के साथ आस्तिक के अच्छे बिजनेस रिलेशन थे और वह उन्हें खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मृणाल की हरकतें ही ऐसी थी कि आस्तिक अपने गुस्से में काबू नहीं रख पा रहा था। तभी आस्तिक सामने दीवार पर लगे शीशे में देखता है कि अरुणिमा महल के अंदर आ रही है। अरुणिमा को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह मृणाल को मुसीबत नहीं बल्कि मौका समझकर उसका इस्तेमाल करता है। आस्तिक ने मृणाल के कमर पर हाथ रखा और उसे दीवार से लगा दिया। मृणाल एक पल के लिए तो चौंक जाती है। अभी तक आस्तिक उसे खुद से दूर कर रहा था, लेकिन अब खुद ही उससे लिपट रहा है। आस्तिक मृणाल को दीवार से लगाते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटा है और दूसरे हाथ उसके गर्दन पर फिराते हुए कहता है, राजकुमारी मृणाल, अगर ऐसा कुछ था भी तो आप मुझे पहले बता देती, शायद बात यहाँ तक आती ही नहीं। खैर छोड़िए, अब तो मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं अपने चाहने वालों का दिल भी नहीं तोड़ सकता हूँ। आपने कहा ना, आप तन मन से मेरी हैं,
तो मन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका तन बहुत खूबसूरत है और आपसे शादी ना कर पाने की भरपाई मैं जरूर करना चाहूंगा। मृणाल के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह आस्तिक के गले में बाहर डालते हुए कहती है, तो सोच क्या रहे हैं राजा साहब, चलिए ना। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि अरुणिमा उसकी बातें सुन रही है। अरुणिमा अभी अभी महल के अंदर ही आई थी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसके कदम अपनी जगह पर जम गए थे जब उसने आस्तिक को किसी लड़की के इतने करीब देखा, और उसके बाद आस्तिक की बातों ने अरुणिमा को अंदर से छलनी छलनी कर दिया था। अरुणिमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह बस हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक आगे बढ़कर मृणाल को अपनी गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है कि तभी उसकी नज़र अरुणिमा पर पड़ती है। अरुणिमा को अपने सामने देखकर मृणाल अचानक से घबरा गई थी, पर आस्तिक ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अरुणिमा को देखकर कहा, रानी साहिबा कमरे में जाए और मेरा इंतजार कीजिए, और हाँ, ट्रांसपेरेंट वाली नाइटी पहन लीजिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अरुणिमा ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और आस्तिक मृणाल को अपनी गोद में लेटा हुआ दूसरी तरफ चला गया। मृणाल एक पल के लिए तो हैरान हो गई थी। आस्तिक ने अपनी पत्नी से ऐसी बात की जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, और यही सोचकर मृणाल के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे लगा आस्तिक ने उसका प्यार अपना लिया है और अब वह उससे शादी करेगा। आस्तिक मृणाल को लेकर गेस्ट रूम की तरफ आता है और बैग पर लाकर उसे पटक देता है। मृणाली ने जब आस्तिक को ऐसे जाता हुआ देखा तो हैरान रह गई। वह जल्दी से बेड से उठती है और आस्तिक के सामने आते हुए कहती है, यह क्या राजा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करना है ना। पर आस्तिक ने मृणाल को देखते हुए कहा, राजकुमारी, आप हमारी मेहमान हैं, तो आराम से मेहमानों वाले कमरे में रहिए और हमारे मेहमान नवाजी के मजे लीजिए। लेकिन ये जो आप हरकत कर रही है ना, अगर इसकी भनक मैं आपके पिताजी तक पहुंचा दी तो अब सोच भी नहीं सकते कि वह आपका क्या हश्र करेंगे। मृणाल हैरान रह जाती है और वह आस्तिक से कहती है, यह क्या राजा साहब, अभी बाहर तो आप कह रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पलट नहीं रहा हूँ, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी पत्नी से ज्यादा नहीं। मृणाल का चेहरा गुस्से में भर गया। उसने आस्तिक को देखते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या है तुम्हारी पत्नी में ऐसा जो मेरे में नहीं है? ऐसा क्या दे सकती है वह जो मैं नहीं दे सकती हूँ? एक बार मुझे मौका तो देकर देखो, तुम्हें खुश कर दूंगी, और मैं कहीं से भी रुतबे में और हैसियत में तुमसे पीछे नहीं हूँ। तुम्हारी पति तो एक मामूली सी लड़की है जिसे तुमने उठकर महलों में बिठा दिया है। वह इस जगह को डिजर्व नहीं करती है, मुझे अच्छी तरह से पता है। उसने पैसों की लालच में तुमसे शादी की होगी, पता नहीं कैसी लड़की होगी, कितनी जगह पर मुंह मार। मृणाल को अपना गला दबता हुआ महसूस हुआ और उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई, क्योंकि आस्तिक के हाथ में मृणाल के गले में थे और उसने मृदल को दीवार से लगाते हुए लगभग 2 फीट ऊंचा कर दिया था। आस्तिक गुस्से में मृणाल को देखते हुए कहता है। ये कहते हुए आस्तिक ने मृणाल का गला झटके से छोड़ दिया। मृणाल की सांस चौक हो गई थी। वह जमीन पर बैठते हुए जोर जोर से सांस लेने लगती है और खांसने लगती है। आस्तिक घिन के साथ मृणाल को देखा है और कमरे से चला जाता है। आस्तिक वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसने दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा और अरुणिमा को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि इस समय उसके सामने अरुणिमा सच में एक ट्रांसपेरेंट नाइटी में खड़ी थी, लेकिन उसने ऊपर से एक साल तोड़ रखा था। अरुणिमा को ऐसे देखकर आस्तिक के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। वह अंदर आया और दरवाजा लगा दिया। अरुणिमा को पता था कि आस्तिक कमरे में जरूर आएगा और अगर उसने उसको नाइटी में नहीं देखा तो वह फिर से उसके कपड़े फाड़कर जबरदस्ती उसे नाइटी पहनाएगा। इसीलिए ये सब होने से पहले ही अरुणिमा ने खुद ही नाइटी पहनने का डिसीजन ले लिया। हालांकि वो ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले नीचे जो उसने देखा था, उसके बाद तो उसकी मन चिल्ला चिल्ला कर रोने का कर रहा था। लेकिन वह जानती है कि वह सिर्फ राजा साहब के हाथों की बनी महज एक कठपुतली है। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है। अगर वह किसी भी चीज़ के लिए रोती है या विलाप करती है तो उसका हर्जाना उसे सजा के रूप में मिलेगा।
आस्तिक अपने कोट का बटन खोलते हुए अरुणिमा के पास आने लगा। अरुणिमा के हाथ पैर कांप रहे थे, जैसे जैसे आज तक उसके पास आ रहा था। आस्तिक अरुणिमा के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। अरुणिमा का चेहरा झुका हुआ था और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आस्तिक तिरछी मुस्कान के साथ अरुणिमा के गालों पर झुकने लगा और उसके कान के पास आते हुए बोला, मेरी भूख बढ़ रही है, तुम अपने आप को मेरे लिए तैयार करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। आस्तिक अरुणिमा को छोड़कर बाथरूम चला गया। वही अरुणिमा अभी भी वहां पर खड़ी खड़ी डर से कांप रही थी। उसे आस्तिक के वडस अच्छी तरह से महसूस हो रहे थे। उसे पता चल रहा था कि 2 हफ्तों की अपनी भड़ास आस्तिक किस तरीके से निकालेगा। बाथरूम से निकलकर आस्तिक सीधी सोफे पर आकर बैठ गया और अपने सामने एक शराब की बोतल खोल ली। टेबल पर रख रिमोट को उठाकर उसने सामने लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और तभी उसमें से एक आइटम सॉन्ग बजने लगा। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। आस्तिक शराब को गिलास में डालकर उसे धीरे धीरे पिए जा रहा था और अरुणिमा को मदहोशी के साथ देखे जा रहा था। अरुणिमा को पता था कि उसे क्या करना है। उसने धीरे धीरे अपना स्टॉल हटाया और आस्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ हिलाकर डांस करना शुरू कर दिया। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। एक तरफ तो उसे आस्तिक का ये व्यवहार बर्दाश्त करना था और दूसरी तरफ उसे आस्तिक का किसी और लड़की के साथ देखना था। अरुणिमा अपने ही दिमाग में इन 2 चीजों में जंग लड़ रही थी। तभी गाना खत्म होता है और आस्तिक अपना आखिरी जाम खत्म करते हुए सोफे से उठकर खड़ा हुआ। वह अरुणिमा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धकेल देता है। उसकी इस हरकत से अरुणिमा डर जाती है। आस्तिक अपने शर्ट के बटन खोलता हुआ बेड के ऊपर अरुणिमा के पास आया। अरुणिमा डर से पीछे खिसकने लगी तो आस्तिक ने उसके पैरों को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। अरुणिमा का पूरा चेहरा डर से भर गया और लाल होने लगा। आस्तिक अरुणिमा के गालों पर अपनी पकड़ बनाते हुए गुस्से में उसे देखने लगा और बोला, पार्टी में तो बहुत हंस हंस की बात कर रही थी, किसी को इम्प्रेस कर रही थी, किसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, उस रजत को। अरुणिमा धीरे से अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, नहीं राजा साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आस्तिक ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कुछ भी नहीं किया है? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम अपनी इन अदाओं में किसको लुभा रही थी? मैं काफ़ी नहीं पड़ता हूँ क्या तुम्हें, या मैं कोई कमी छोड़ देता हूँ? अरुणिमा घबराहट के साथ अपना चेहरा नामे हिलाने लगी। आस्तिक ने अरुणिमा को ऐसे घबराते हुआ देखा तो उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, क्या बात है रानी साहिबा के चेहरे पर यह घबराहट किस लिए है? जब उस रजत से या पृथ्वी से बात करती हो तब तो चेहरे पर यह घबराहट नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी का नाम आते ही अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखने लगी और बोली, नहीं राजा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे उस गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है। आस्तिक अरुणिमा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए ऊपर हेडरेस्ट से लगा दिया और गुस्से में उसे देखते हुए बोला, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुमको मेरे छूने से ये घबराहट क्यों होती है और मेरे बात करने से तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों झलकने लगती है? अरुणिमा के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह अभी भी चुप थी। वह कैसे बताती कि आस्तिक की आभा ही ऐसी है कि उसके सामने आते ही अरुणिमा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। आस्तिक ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें पृथ्वी के आसपास भी देख लिया तो याद रखना, अभी तक तो सिर्फ एक कमरे में तुम्हारा हश्र बुरा होता था, कहीं ऐसा ना हो कि महल के बीचों बीच तुम सब के लिए तमाशा बन जाओ। अरुणिमा ने डर से अपना चेहरा नीचे झुका लिया और हाँ में सिर हिला दिया। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मगर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अरुणिमा का हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, चलो बहुत हो गई बातें, अब काम करते हैं। इसी के साथ अरुणिमा के शरीर पर बचा हुआ वो एकमात्र कपड़े का टुकड़ा भी फटकर कहीं गिर जाता है। अरुणिमा की चीख फिर से उस कमरे में गूंज रही थी और आस्तिक की हैवानियत फिर से जग रही थी। 2 हफ्ते की भड़ास आस्तिक ने किस तरीके से अरुणिमा के ऊपर उतरी थी, ये तो बस अरुणिमा का वह अधमरा शरीर ही जानता था। हमेशा की तरह आस्तिक ने अरुणिमा का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर फेंक दिया और अरुणिमा एक चद्दर के सहारे जमीन पर लिपटकर अपनी टूटी हुई किस्मत को समेटने लगी। अरुणिमा के शरीर पर जो घाव है वो तो फिर कुछ दिनों में भर जाएंगे, लेकिन उसकी मन के घाव दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे।
अरुणिमा ने सोच लिया था वह अपनी माँ को दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगी। कोई उसकी माँ पर उंगली नहीं उठा सकता है और इसके लिए उसे चाहे तो सारी जिंदगी इस मॉन्स्टर के साथ ही क्यों न रहना पड़े, वह जरूर रहेगी। अगले दिन सुबह महल का डाइनिंग टेबल, सब लोग बैठकर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरुणिमा हमेशा की तरह जमीन पर बैठी हुई थी और उसके सामने चिकन सोया चाप के टुकड़े परोसे गए थे। वैसे तो अरुणिमा को पता था कि यह चिकन नहीं है और पृथ्वी ने भी उसे इस बात पर विश्वास दिलाया था क्योंकि वो खुद अरुणिमा को लेकर किचन में गया था और उसने दिखाया कि किस तरीके से उसके लिए ये सोया चाप बनाया जाता है। लेकिन इसकी बनावट कुछ इस तरीके से थी कि अरुणिमा को पहले कुछ दिन तो ये खाने में भी बहुत दिक्कत हुई थी। उसे एक बार के लिए ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो चिकन ही खा रही है, और उसने एक बार तो उल्टी भी कर दी थी। पर अब धीरे धीरे उसे इस सोया चाप की आदत हो गई थी, जिसे सब लोग चिकन समझते थे, लेकिन अरुणिमा जानती थी कि यह सोया है। आस्तिक अपना नाश्ता करते हुए सबको देखने लगा और बोला, अमृता ताई आ रही है। ये सुनते ही सब हैरानी से आस्तिक को देखने लगे। कीर्ति तो खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या सच में अमृत ताई आ रही है? वह है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वह अचानक कैसे आ रही है? हम तो उनको कब से बुला रहे थे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया और अब अचानक से आने के लिए कह रही है। आस्तिक ने कहा, हाँ वह प्रणाली की शादी के लिए आ रही है। जब उन्हें इस बात का पता चला कि मैं प्रणाली और जीवन की शादी की तारीख तय कर दी है तो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद यहाँ पर आकर सब कुछ संभालने का डिसीजन लिया। प्रणाली खुश होते हुए बोली, अरे वाह अमृता तय आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हमें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। अरुणिमा उनकी सारी बातें सुन रही थी। वैसे तो उसे यह नहीं पता था कि अमृता ताई कौन है, पर इन सब की बातों से ऐसा लगता है कि वह कोई खास इंसान ही है। अरुणिमा का खाना खत्म हो गया। वह अपनी जगह से उठी और अपनी प्लेट लेकर खड़ी हो गई। अरुणिमा किचन की तरफ जा ही रही थी कि इतने में आस्तिक ने अरुणिमा को देखकर कहा, रानी साहिबा। ये सुनते ही अरुणिमा के कदम रुक गए। उसने पलटकर आस्तिक को देखा तो आस्तिक बोला, मैं चाहता हूँ कि अमृता ताई की देखभाल आप करें। याद रखें कि उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना तो कर ही सकती है ना, आखिर आप घर की बहू है। अरुणिमा धीरे से हाँ में सर हिला दी। पृथ्वी वहां से सिटी हॉस्पिटल के लिए चला गया क्योंकि कल पार्टी की वजह से उसे जल्दी आना पड़ा था, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट केस पेंडिंग था। पृथ्वी हॉस्पिटल में अपने केबिन में बैठा था और अपने केस पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और पृथ्वी की ही उम्र का एक आदमी अंदर आते हुए कहने लगा, हाय पृथ्वी, कैसे हो? पृथ्वी जब उसे आदमी को देखा है तो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, रोशन मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पृथ्वी बोला, अरे यार कहाँ हो तुम? पिछले 2 दिन से मैंने कितने फ़ोन किए तुम्हें, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे थे। मेरे घर पर एक पार्टी थी, उसके लिए तुम्हें इनवाइट करना था। पृथ्वी सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, मैंने देखे हैं तुम्हारे सारे मिस कॉल, लेकिन सब कुछ इतना मिसमैच हो रखा था ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें कॉल बैक कर सकूं। एक्चुअली मैं दिल्ली गया हुआ था। उसकी बात रोशन अपना हाथ आगे करते हुए पृथ्वी को अपने रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग दिखाते हुए बोला, मेरी इंगेजमेंट हो गई है। पृथ्वी खुश होते हुए बोला, क्या तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है? कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अचानक से तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, तुमने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं। रोशन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ एक्चुअली यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला और शादी की डेट भी बहुत पास की है। यार मैं नहीं जानता, मेरे सारे दोस्तों को दिल्ली आना है मेरी शादी में। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और उसे कहा, ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। रोशन कहने लगा, वैसे मैंने कल बैचलर पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बहुत एंजॉय करें। पृथ्वी कुछ सोचने लगा और बोला, वैसे तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आ पाऊंगा या नहीं। इस पर रोशन ने जिद करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो आना ही होगा, तुम तो हमारे पार्टी की जान हो और यार बैचलर पार्टी है तो सिर्फ लड़के ही होंगे और तुम्हें इस पार्टी में आना ही है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे लड़के मिलकर तुम्हारा किडनैप कर ले और फिर राजा साहब हम सबको बम से उड़ा दें। पृथ्वी हंसने लगा और कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, मैं आज जाऊंगा लेकिन मैं ज़्यादा देर तक पार्टी में नहीं रुकूंगा। रोशन ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ पार्क में
शारदा जी और प्रताप एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और शारदा जी हैरानी से अपने हाथ में पकड़ी हुई उस फाइल को देख रही थी। उन्होंने झटके से फाइल को बंद करते हुए प्रताप जी की तरफ किया और कहा, यह क्या है प्रताप, यह क्या देख रहे हो तुम मुझे? उद्धरण चिन्ह। प्रताप भी हैरानी से बोला, मैं क्या करूं शारदा, मैं खुद इस फाइल को देखकर हैरान हूं। उसकी इस बात पर शारदा जी परेशान होते हुए बोली, लेकिन तुम्हें ये फाइल मिली कहाँ से? प्रताप ने कहा, बहुत मुश्किल से मुझको ये फाइल मिली है। मेरे एक रिश्तेदार क्राइम ब्रांच में है। इस फाइल को ढूंढने के लिए मुझे उसे 20,000 रुपये देने पड़े। तब कहीं जाकर उसने मुझे ये फाइल लाकर दी है और तुम्हें पता है इस फाइल को पढ़कर मुझे ये यकीन हो गया है कि आस्तिक रायचंद का जरूर सीमा से कुछ रिश्ता है। शारदा जी गुस्से में खड़ी हुई और बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसका सीमा से रिश्ता कैसे हो सकता है? सीमा एक मामूली सी लड़की थी और ये तो राज परिवार से है। सीमा और आस्तिक का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। प्रताप ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है शारदा, लेकिन जरा सोचो सारी कड़ियां आपस में किस तरीके से उलझी हुई है। बड़े राजा साहब की बेटी अब रोड में पड़ते वक्त एक कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है और सीमा को तुमने खुद अपने हाथों से मारा है। शारदा जी गुस्से में प्रताप को देखते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि मैंने सीमा को अपने हाथों से मारा है। उसके बच्चों को भी मैं ही मारा है। जब वो सब मर चुके हैं तो आस्तिक का उससे क्या रिश्ता हो सकता है? प्रताप उस फाइल को उठाया और हवा में हिलाते हुए कहा, ये फाइल इस बात का सबूत है कि सीमा के जले हुए घर में उसके बच्चों की लाश नहीं थी। वहां पर उन्हें सिर्फ एक मरी हुई औरत की डेड बॉडी मिली है और हो सकता है वह सीमा ही हो। वहां पर किसी बच्चे की कोई डेड बॉडी नहीं मिली है। शारदा जी का पूरा चेहरा गुस्से में भर गया और उन्होंने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब गलत है। इन सब में कोई भी सच्चाई नहीं है। आस्तिक का सीमा से कोई रिश्ता नहीं है। आस्तिक और सीमा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मुझे पता है ये सब एक साजिश है, एक चाल है। अरुणिमा आस्तिक से बात करना चाहती थी। उसे कॉलेज जाना था और इसके लिए उसे आस्तिक से परमिशन लेनी थी, लेकिन आस्तिक घर से चला गया था और अब अरुणिमा और कीर्ति ही घर में थे क्योंकि पृथ्वी और प्रणाली भी घर पर नहीं थे। अरुणिमा के बहुत से क्लासेस छूट गए थे। उसने सोचा क्यों ना कीर्ति से नोटिस लेकर उनसे पढ़ाई की जाए। अरुणिमा कीर्ति के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी और नोट से पढ़ाई कर रही थी। तभी बाहर से मौसम के गरजने की आवाज आती है। कीर्ति और अरुणिमा दोनों खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। अरुणिमा और कीर्ति दोनों का चेहरा खुशी से भर जाता है क्योंकि दोनों को ही बारिश पसंद थी। कीर्ति कूदते हुए अरुणिमा को देखकर कहती है, अरु चल ना बारिश में भीगते हैं। बारिश को देखकर खुश तो अरुणिमा भी हुई थी, लेकिन उसे आस्तिक की धमकियां अच्छे से याद थी। उसने धीरे से अपना चेहरा झुकते हुए कीर्ति से कहा, नहीं कीर्ति मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। पर कीर्ति ने अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए खुश होते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भाई तुम पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। वह इसलिए क्योंकि भाई घर पर है ही नहीं, वह तो किसी काम से बाहर गए हैं। और देखो ना बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है बारिश में भीगने का। अरुणिमा को भी यह बात सही लगी। आस्तिक इस समय घर पर नहीं है और इस समय वह और कीर्ति ही यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो आस्तिक की प्रताड़ना वह सहती ही है, ऐसे में अगर वह अपने लिए थोड़ी सी खुशियाँ ढूंढ लेती है तो क्या ही गलत करती है। ये सोचते हुए अरुणिमा कीर्ति के साथ बाहर गार्डन में चली जाती है। वह रिमझिम बारिश हो रही थी और कीर्ति और अरुणिमा बारिश में खूब मस्ती कर रहे थे। अरुणिमा की साड़ी पूरी भीग गई थी और उसके शरीर से चिपक गई थी। बारिश में कीर्ति और अरुणिमा को खेलते खेलते बहुत समय हो गया। कीर्ति थक कर कहती है, मुझे टॉयलेट आ रही है, और उसके बाद वह 1 मिनट और वहां नहीं रुकती है और वहां से सीधे महल के अंदर चली जाती है। अरुणिमा हैरानी से उसे जाता हुआ देखते रह जाती है, पर उसका मन नहीं था अभी यहाँ से जाने का, तो उसने अभी बारिश में थोड़ा और खेलने की सोची। अरुणिमा अपने हाथ फैलाकर बारिश की बूंद को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अरुणिमा चौक पर पीछे देखी है तो वहां पर पृथ्वी खड़ा था। पृथ्वी अभी अभी आया था और अरुणिमा को गार्डन में देखकर वह उसकी तरफ खींच चलाया। अरुणिमा थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। वह इधर उधर देखते हुए कहती है, तुम कब आए? पृथ्वी अरुणिमा को देख कर कहता है,
जब तुम बेफिक्री के साथ बारिश की बूंद को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अरुणिमा ने थोड़ा गुस्से में पृथ्वी को देखते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो पृथ्वी, मैं भाभी लगती हूँ तुम्हारी। पृथ्वी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह अरुणिमा से कहता है, रिश्ता मुझे पता है, पर शायद तुम्हें तुम्हारा और भाई का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है। अरुणिमा ने घूरकर पृथ्वी को देखा और कहा, कहना क्या चाहते हो? पृथ्वी हंसते हुए कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, हम में से किसी को नजर नहीं आता है कि भाई तुम्हारे साथ किस तरीके से पेश आते हैं। तुम्हारे शरीर पर रोज एक नया घाव दिखता है मुझे, और रोज सुबह तुम्हारा वह मायूस चेहरा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? अरुणिमा गुस्से में पृथ्वी को देखते हुए कहती है, जबान संभाल के बात करो पृथ्वी, मैं रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती हूँ, और मुझे लगता है कि तुम में इतनी तो तमीज होगी कि अपनी भाभी से कैसे बात करनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही मेरी और मेरे पति की एक कमरे में होने की, तो हम एक कमरे में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। वह हम पति पत्नी का निजी मामला है। पृथ्वी की आंखें छोटी हो जाती है और वह अरुणिमा को देखकर कहता है, शायद मेरे भाई की पत्नी होने से पहले तुम मेरी दोस्त थी, भूल गई? मेरे भाई से पहले मैंने तुमसे दोस्ती का रिश्ता निभाया है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी दोस्त तकलीफ में है, पर मेरे हाथ इतने बंधे हुए हैं कि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ। अरुणिमा ने गुस्से में पृथ्वी को देखते हुए कहा, अगर मदद नहीं कर सकते हो तो दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर कोई बात है। अरुणिमा ये कहकर वापस जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसका पैर फिसलते हैं और वह गिरने को होती है, पर उससे पहले ही पृथ्वी उसे कमर से पकड़ लेता है। अचानक से हुई इस हरकत से अरुणिमा एकदम से हैरान रह जाती है। वह जल्दी से पृथ्वी को धक्का देती है। पृथ्वी 2 कदम पीछे हो जाता है, लेकिन अरुणिमा अपनी जगह पर संभाल भी नहीं पाई थी कि इतने में किसी ने उसके बालों से पकड़कर उसे पीछे की तरफ घूम लिया। अपने सामने आस्तिक को देख कर अरुणिमा के होश उड़ गए थे, और आस्तिक को वहां देखकर तो पृथ्वी भी हैरान रह गया था। आस्तिक के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही थी, लेकिन आस्तिक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था कि आंखों में अंगारे साफ नजर आ रहे थे, और उसका गुस्से से लाल चेहरा अरुणिमा को दहशत में डालने के लिए काफी था। अरुणिमा आस्तिक से बात करना चाहती थी, उसे कॉलेज जाना था और इसके लिए उसे आस्तिक से परमिशन लेनी थी, लेकिन आस्तिक घर से चला गया था और अब अरुणिमा और कीर्ति ही घर में थे, क्योंकि पृथ्वी और प्रणाली भी घर पर नहीं थे। अरुणिमा के बहुत से क्लासेस छूट गए थे। उसने सोचा क्यों ना कीर्ति से नोटिस लेकर उनसे पढ़ाई की जाए। अरुणिमा कीर्ति के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी और नोट से पढ़ाई कर रही थी। तभी बाहर से मौसम के गरजने की आवाज आती है। कीर्ति और अरुणिमा दोनों खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। अरुणिमा और कीर्ति दोनों का चेहरा खुशी से भर जाता है, क्योंकि दोनों को ही बारिश पसंद थी। कीर्ति कूदते हुए अरुणिमा को देखकर कहती है, आरू चल ना, बारिश में भीगते हैं। बारिश को देखकर खुश तो अरुणिमा भी हुई थी, लेकिन उसे आस्तिक की धमकियां अच्छे से याद थी। उसने धीरे से अपना चेहरा झुकते हुए कीर्ति से कहा, नहीं कीर्ति, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। पर कीर्ति ने अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए खुश होते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भाई तुम पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। वह इसलिए क्योंकि भाई घर पर है ही नहीं, वह तो किसी काम से बाहर गए हैं। और देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है बारिश में भीगने का। अरुणिमा को भी यह बात सही लगी। आस्तिक इस समय घर पर नहीं है और इस समय वह और कीर्ति ही यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो आस्तिक की प्रताड़ना वह सहती ही है, ऐसे में अगर वह अपने लिए थोड़ी सी खुशियाँ ढूंढ लेती है तो क्या ही गलत करती है। ये सोचते हुए अरुणिमा कीर्ति के साथ बाहर गार्डन में चली जाती है। वह रिमझिम बारिश हो रही थी और कीर्ति और अरुणिमा बारिश में खूब मस्ती कर रहे थे। अरुणिमा की साड़ी पूरी भीग गई थी और उसके शरीर से चिपक गई थी। बारिश में कीर्ति और अरुणिमा को खेलते खेलते बहुत समय हो गया। कीर्ति थक कर कहती है, मुझे टॉयलेट आ रही है, और उसके बाद वह 1 मिनट और वहां नहीं रुकती है और वहां से सीधे महल के अंदर चली जाती है। अरुणिमा हैरानी से उसे जाता हुआ देखते रह जाती है, पर उसका मन नहीं था अभी यहाँ से जाने का, तो उसने अभी बारिश में थोड़ा और खेलने की सोची।
अरुणिमा अपने हाथ फैलाकर बारिश की बूंद को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अरुणिमा चौक पर पीछे देखी है तो वहां पर पृथ्वी खड़ा था। पृथ्वी अभी अभी आया था और अरुणिमा को गार्डन में देखकर वह उसकी तरफ खींच चलाया। अरुणिमा थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। वह इधर उधर देखते हुए कहती है, तुम कब आए? पृथ्वी अरुणिमा को देख कर कहता है, जब तुम बेफिक्री के साथ बारिश की बूंद को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अरुणिमा ने थोड़ा गुस्से में पृथ्वी को देखते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो पृथ्वी? मैं भाभी लगती हूँ तुम्हारी? पृथ्वी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह अरुणिमा से कहता है, रिश्ता मुझे पता है, पर शायद तुम्हें तुम्हारा और भाई का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है। अरुणिमा ने घूरकर पृथ्वी को देखा और कहा, कहना क्या चाहते हो? पृथ्वी हंसते हुए कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, हम में से किसी को नजर नहीं आता है कि भाई तुम्हारे साथ किस तरीके से पेश आते हैं। तुम्हारे शरीर पर रोज एक नया घाव दिखता है मुझे, और रोज सुबह तुम्हारा वह मायूस चेहरा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? अरुणिमा गुस्से में पृथ्वी को देखते हुए कहती है, जबान संभाल के बात करो पृथ्वी। मैं रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती हूँ और मुझे लगता है कि तुम में इतनी तो तमीज होगी कि अपनी भाभी से कैसे बात करनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही मेरी और मेरे पति की एक कमरे में होने की, तो हम एक कमरे में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। वह हम पति पत्नी का निजी मामला है। पृथ्वी की आंखें छोटी हो जाती है और वह अरुणिमा को देखकर कहता है, शायद मेरे भाई की पत्नी होने से पहले तुम मेरी दोस्ती भूल गई। मेरे भाई से पहले मैंने तुमसे दोस्ती का रिश्ता निभाया है और मैं देख रहा हूँ कि मेरी दोस्त तकलीफ में है, पर मेरे हाथ इतने बंधे हुए हैं कि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ। अरुणिमा ने गुस्से में पृथ्वी को देखते हुए कहा, अगर मदद नहीं कर सकते हो तो दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर कोई बात है। अरुणिमा ये कहकर वापस जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसका पैर फिसलते हैं और वह गिरने को होती है, पर उससे पहले ही पृथ्वी उसे कमर से पकड़ लेता है। अचानक से हुई इस हरकत से अरुणिमा एकदम से हैरान रह जाती है। वह जल्दी से पृथ्वी को धक्का देती है। पृथ्वी 2 कदम पीछे हो जाता है, लेकिन अरुणिमा अपनी जगह पर संभाल भी नहीं पाई थी कि इतने में किसी ने उसके बालों से पकड़कर उसे पीछे की तरफ घूम लिया। अपने सामने आस्तिक को देख कर अरुणिमा के होश उड़ गए थे और आस्तिक को वहां देखकर तो पृथ्वी भी हैरान रह गया था। आस्तिक के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही थी, लेकिन आस्तिक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था कि आंखों में अंगारे साफ नजर आ रहे थे और उसका गुस्से से लाल चेहरा अरुणिमा को दहशत में डालने के लिए काफी था। अरुणिमा कमरे में अधमरी हालात में सोफे पर पड़ी हुई थी। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था। उसकी चूड़ियां टूट गई थी, साड़ी सीने से हटी हुई थी और ब्लाउज बहुत ज्यादा फट चुका था। आंखों के आंसू तो कब के बहकर सूख चुके थे। वो अब सिर्फ एक शून्य भाव से वह उस फटे हुए पेपर को देख रही थी। आस्तिक अरुणिमा को ऐसे ही तड़पता हूँ कमरे में छोड़कर चला गया था। आस्तिक को महल से बाहर जाता हुआ देख पृथ्वी भी हैरान हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कमरे में जाकर अरुणिमा को देख सके। आस्तिक जब बेरहमी के साथ अरुणिमा को महल के अंदर ला रहा था तो पृथ्वी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि इन सब पर अरुणिमा की कोई गलती नहीं है, ये सब बस एक हादसा है, लेकिन आस्तिक उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अरुणिमा को खींचता हुआ कमरे में ले गया और अगले ही पल कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अंदर से शायद अरुणिमा की चीख निकल नहीं आ रही थी क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था, लेकिन पृथ्वी को अंदाजा हो गया था कि अंदर क्या हो रहा था। वो इस समय इस सब के लिए खुद को दोषी महसूस कर रहा था। आस्तिक ने फिर से अरुणिमा के साथ हैवानियत दिखाई थी और जब उसने टेबल पर पड़ा वो अरुणिमा के कॉलेज का पेपर देखा तो उसे उठाकर फाड़ दिया। अरुणिमा चीखती रही, चिल्लाती रही कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, पर आस्तिक ने अरुणिमा के बालों को पकड़ते हुए जोर से यही कहा, मैंने मना किया था ना, मेरे भाई से दूर रहना। तुम अपने हुस्न के जाल में मेरे भाई को नहीं फंसा सकती हो। मैं तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अरुणिमा ने रोते हुए कहा, राजा साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो गलती से गिर गई थी। इस पर आस्तिक ने गुस्से में अरुणिमा को देखकर कहा, गलती से गिर गई थी नहीं, सच ये है कि तुम गिरी हुई हो, इसलिए सही जगह पर गिरती रहती हो। कॉलेज जाना है तुमको
तो ये बताओ, आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती हो या फिर लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए जाना चाहती हो? तुम क्या समझती हो, मुझे पता नहीं तुम क्या करोगी। तुम भी वही करोगी जो तुम्हारी माँ ने किया था, दूसरे आदमियों को अपने जाल फंसाना चाहती हो। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर अरुणिमा ने थोड़ा सख्ती से आस्तिक से कहा, राजा साहब, मैंने कहा ना, आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। मैं आपकी सारी जातियाँ, सारी गलत हरकतें बर्दाश्त करती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि मैं इस शादी को निभाऊं, वरना आप जैसे हैवान के साथ कौन रहना चाहता है? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ से दूर भाग जाना चाहती हूँ। मैं आपसे इतनी नफरत करती हूँ कि मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। इसी के साथ एक जोरदार तमाचा अरुणिमा के गाल पर आया और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा। अरुणिमा फर्श पर पीछे घसीटती जा रही थी और आस्तिक उसके पास आते हुए उसके बालों को पकड़ता हुआ जोर से बोला, मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो? और क्या कहा, मुझसे नफरत करती हो? ठीक है, तुमने जिस जबान से यह कहा है न कि तुम मुझसे नफरत करती हो, आज से तुम उसी जुबान से यह कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे लिए मेरे हाथों की कठपुतली हो, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पर नाचेगी। एक बार फिर से आस्तिक ने उसको देखते हुए कहा, और याद रखना, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें पृथ्वी के आसपास भी देख लिया ना, तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को उनके ही घर में जिंदा जला दूंगा। इसके बाद आस्तिक अरुणिमा को वैसे ही सोफे पर पटक दिया और कमरे से चला गया। अरुणिमा की अस्मिता फिर से टूट गई थी। वह एक बार फिर से तिरस्कार से घिर चुकी थी। उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था और शायद अब यही उसकी जिंदगी थी। उसके पास जीने के लिए कम से कम उसकी माँ का ही एक सहारा था। लेकिन जिस तरीके से आस्तिक रवैया जा रहा था, वह अपनी हिम्मत हार रही थी और शायद अरुणिमा ने सोच रखा था कि किसी दिन वह मौत को गले लगा लेगी। ऐसे ही दिन कट रहे थे। घर में अमृता ताई के आने की तैयारी हो रही थी और एक तरफ प्रणाली की शादी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। आस्तिक प्रणाली की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं रख रहा था, लेकिन यहाँ पर अरुणिमा का काम सिर्फ और सिर्फ उतना ही था जितना एक नौकर का काम होता है। उस दिन के बाद से पृथ्वी ने भी अरुणिमा से दूरी बनाकर रखी हुई थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अरुणिमा को फिर से आस्तिक के गुस्से का सामना करना पड़े। आस्तिक जब भी पृथ्वी और अरुणिमा को देखता तो उसकी आंखों में गुस्सा ही दिखता रहता था, लेकिन सिर्फ अरुणिमा के लिए उसने अपने मन में सोचा, इस लड़की ने मेरे भाई को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की है, अपने हुस्न का जादू चलाने की कोशिश की है। मेरे भाई किन सब ने कोई गलती नहीं है। बस एक बार प्रणाली की शादी हो जाए, उसके बाद मैं इस नरक के दर्शन करवाऊंगी। इसे और इसकी माँ को असली खेल दिखाऊंगा। आस्तिक का बुरा व्यवहार अरुणिमा के साथ हर रात एक नए दर्दनाक सफर के जैसा ही था। आस्तिक ने अपने कहे अनुसार अरुणिता के मुंह से यह बुला ही लिया था कि वह उससे प्यार करती है और उसके हाथों की बनी कठपुतली है। कमरे में आने के साथ ही अरुणिमा के ऊपर बेल्टों की बौछार हो जाया करती है। जब तक अरुणिमा यह नहीं कहती कि वह आस्तिक से प्यार करती है, तब तक उसके बेल्ट रुकते नहीं है। एक बार अरुणिमा ने ये कहने से मना कर दिया था, तो आस्तिक ने उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक दिया। आस्तिक ने एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में लेते हुए अरुणिमा के हाथ पर रखा और दबाते हुए उसे यह उगलवाया कि वह उससे प्यार करती है। हालांकि इन सब में आस्तिक का भी हाथ जला था, लेकिन अपने नफरत के आगे उसे एक और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो हर रात की बात हो गई थी अरुणिमा के लिए। आस्तिक जैसे ही कमरे में आता, अरुणिमा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती थी, किसी रोबोट की तरह। अरुणिमा को पता चल चुका था कि आस्तिक की मार से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, यही कि उसे गुस्सा ना दिलाया जाए। लेकिन आस्तिक कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था जिससे वो अरुणिमा को चोट पहुंचा सके। वही अब अरुणिमा का शरीर भी पत्थर बन गया था, जैसे कि उसमें जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही है। सुबह का समय, महल, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी पृथ्वी का फोन बजा। पृथ्वी ने अपना फोन निकाला तो रोशन की कॉल थी। उसने कॉल पक करके कुछ बात की और फिर फोन रख दिया। पृथ्वी आस्तिक को देखकर बोला, भाई, मेरे दोस्त ने पार्टी रखी है, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? आस्तिक ने कहा, तुम्हारी लाइफ है, जो मर्जी वो करो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन ज्यादा रात तक बाहर मत रहना और जल्दी घर आ जाना, क्योंकि कल अमृता ताई आने वाली है। पृथ्वी हाँ में सर हिलाता है। आज सबका दिन फिर उसकी तरह ही था,
क्योंकि कल से अमृता तय आ जाएगी और उसके बाद घर में एक पूजा होगी। इसके बाद प्रणाली की शादी की तैयारी शुरू हो जाएंगे। शाम को पृथ्वी अपने हॉस्पिटल से निकलकर सीधे अपने दोस्त के बताए जगह पर पहुंचता है। यह एक प्राइवेट क्लब था। पृथ्वी जब अंदर जाता है तो देखा है उसके हॉस्पिटल के और कॉलेज के कुछ और दोस्त यहाँ मौजूद है। उन सब से मिलकर पृथ्वी बहुत खुश होता है, सबके गले लगाता है और सबसे और उनका हाल चाल पूछता है। सब लोग बैठे बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। एक वेटर ड्रिंक लाता है और उनके सामने रखता है। पृथ्वी ने एक ड्रिंक लेने के बाद मना कर दिया कि वह और ज़्यादा नहीं पिएगा क्योंकि उसके घर पर इतना पीना अलाउड नहीं है। तभी पृथ्वी देखा है कि आस्तिक की कॉल आ रही है। वह अपनी जगह से उठता है और सबको एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर चला जाता है। पृथ्वी क्लब से बाहर आता है और जैसे ही वह पार्किंग की तरफ जा रहा होता है देखता है वहां सामने से कुछ लड़कियां आ रही है जिन्होंने अपने चेहरे पर घूंघट रखा हुआ है। पृथ्वी इन सब पर ध्यान नहीं देता है और उन्हें क्रॉस करता हुआ आगे चल जाता है और वह सारी लड़कियां अंदर चली जाती हैं। तभी पृथ्वी किसी लड़की से टकरा जाता है और वह लड़की भी पृथ्वी से टकरा जाती है। उसके चेहरे पर भी एक लंबा सा घूंघट था जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पृथ्वी ने आस्तिक की कॉल रिसीव कर ली थी, इसीलिए सामने से आस्तिक की आवाज आ रही थी। हेलो हेलो पृथ्वी, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? पृथ्वी ने फोन कान पर लगाते हुए उस लड़की से कहा, सॉरी मैडम, और उसके बाद वह पार्किंग की तरफ चला गया। वह लड़की बाकी लड़कियों के पास अंदर चली गई। पृथ्वी पार्किंग के पास आकर आस्तिक से बात करता है और उसे कहता है कि उसे सिर्फ यहाँ पर 1 घंटा ही लगेगा। वह 1 घंटे में अपने दोस्तों से मिलकर यहाँ से निकल जाएगा। आस्तिक से बात करने के बाद पृथ्वी वापस प्राइवेट क्लब की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में ही यहाँ का माहौल पूरा बदल गया था। हर तरफ शामियाना और दस्तरखान लगा हुआ था और वहाँ बीचों बीच वह सारी लड़कियाँ मौजूद थी जो बाहर घूंघट में थी। अचानक से पृथ्वी को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कोठे पर आ गया है और अभी यहाँ पर मुजरा शुरू हो जाएगा। पृथ्वी हैरान नजरों से वहाँ का माहौल देखा ही रहा था कि तभी रोशन पृथ्वी के पास आते हुए कहता है, कहाँ चला गया था तू? देख क्या जबरदस्त माहौल सेट हुआ है, आज एंजॉय करते हैं। लेकिन पृथ्वी ने हैरान नजरों से रौनक को देखकर कहा, ये सब क्या रौनक, हम तो सिंपल पार्टी कर रहे थे ना, तो यह अचानक से यहाँ पर माहौल कैसे बदल गया? रौनक ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ मेरे यार, है तो ये सिंपल पार्टी, लेकिन है तो बैचलर पार्टी ना, और बैचलर पार्टी में लड़कियां ना हो तो क्या मजा आएगा। पृथ्वी ने गुस्से में कहा, देख ये सब मुझे पसंद नहीं है, मेरा हाथ छोड़, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं हिस्सा बनना है तुम्हारे इस रंगीन माहौल का। लेकिन रौनक ने पृथ्वी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या यार पृथ्वी, तू कैसी बातें कर रहा है? तू तो हमारी पार्टी की जान है, अगर तू ही चला जाएगा तो फिर यहाँ पर रौनक कैसी रहेगी? और देख यार, एक बार मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मुझे कहाँ ये सब चीज़ नसीब होगा। और वैसे भी यह जो ग्रुप है ना, ये दिल्ली का सबसे फेमस डांस ग्रुप है, तुझे पता है इन्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, और उनकी जो मैनन डांस है ना, उसकी तो बुकिंग एडवांस में चलती है। पृथ्वी ने खींचते हुए कहा, मुझे नहीं जानना है कि यह डांस ग्रुप कितना फेमस है और कितना नहीं, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर भाई को पता चल गया ना तो जीते जी मुझे जिंदा दफना देंगे। लेकिन रौनक पृथ्वी को अंदर खींचते हुए कहता है, ... ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राजा साहब को थोड़ी ना पता है कि यहाँ प्राइवेट क्लब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देख ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, चलना यार, बस थोड़ी देर की बात है, क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता है? पृथ्वी सच में वहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन रौनक ने इतनी जिंदगी की पृथ्वी को ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ बैठना पड़ता है। तभी वहाँ पर सारी लड़कियां बीचों बीच जाती है और घेरा लगाकर बैठ जाती है। तभी पृथ्वी की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसने अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट रखा हुआ था। पृथ्वी को याद आता है, ये वही लड़की है जिससे वह बाहर टकराया था। वह घूंघट वाली लड़की उन सारी लड़कियों के बीच में जाकर बैठ जाती है। उन लड़कियों से थोड़ी दूर पीछे एक मोटी सी औरत जिसने पीले चटक रंग की साड़ी पहनी हुई थी और माथे बड़ी सी बिंदी लगाते हुए पान चबा रही थी और उन लड़कियों को देख रही थी। उसके साथ में 2 आदमी भी थे, वह औरत और वह दोनों आदमी इन लड़कियों के साथ ही थे
और वह बिंदी वाली औरत इन लड़कियों की मैडम थी, वही इनको यहाँ पर लेकर आई थी। म्यूजिक स्टार्ट होता है और पृथ्वी नामे सर हिलाते हुए अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है, क्योंकि उसे ये सब देखना ही नहीं था। लाख इस दिल को हमने समझाया, दिल यहाँ फिर भी हमको ले आया। सलाम सलाम। म्यूजिक के साथ साथ सारी लड़कियां धीरे धीरे करके अपने चेहरे से घूंघट हटा रही थी। रौनक और उसके दोस्तों ने अपने हाथों में नोट लेकर उन सबके डांस स्टेप पर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें। सलाम करने की आरजू है, सलाम करने की आरजू है, इधर जो देखो सलाम कर लें। लेकिन पृथ्वी का पूरा ध्यान इस समय अपने मोबाइल पर ही था, उसे सामने देखना ही नहीं था। यह मुजरा चल रहा था और उसके दोस्त वहां पर पैसे लूट रहे थे। तभी रौनक के एक दोस्त ने कहा, अरे यार रोशन, ये बीच वाली अपना घूंघट क्यों नहीं उठा रही है, इसे बोलना अपना चेहरा दिखाएं। रोशन पीली साड़ी वाली औरत को इशारा करता है, तो वह औरत हाँ में सर हिलती है और फिर उस लड़की से कहती है, जानवी अपना घूंघट हटाओ, सबको तुम्हारा चेहरा देखना है। और इसी के साथ वह लड़की जो बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई थी, उसने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। लेकिन तभी पृथ्वी को रोशन कंधे से पकड़ता है और सामने देखने का इशारा करता है। पृथ्वी अपना मुंह बनाता है और फिर सामने की तरफ देखने लगता है। पृथ्वी उस तरफ देख भी नहीं रहा था, बल्कि उसका तो पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर ही था। लेकिन रोशन ने पृथ्वी का कंधा पकड़कर उसे सामने की तरफ करते हुए कहा, अरे यार एक नज़र देख तो सही, वरना मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पृथ्वी ने इरिटेट होकर सामने की तरफ देखा, तभी उसकी नज़र जानवी पर पड़ी, जो उन सारी लड़कियों के बीचों बीच किसी मोरनी की तरह डांस कर रही थी। जानवी का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसका वह अदाओं से अपने हाथों को लहराना। पृथ्वी की नज़र जानवी पर टिक गई थी। अब वह अपनी पलकें तक नहीं झपक रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ जानवी के ऊपर थी। सभी लोग तालियां बजाने लगे। उन सभी लड़कियों ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस की थी और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से वहां पर नोट भी खूब उड़ाए गए थे। लेकिन पृथ्वी सिर्फ जानवी को देख रहा था। तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक से वहां पर गोलियां चलने लगी और फायरिंग होने लगी। न जाने कहां से 3-4 काले नकाबपोश वहां पर आ गए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। वहां पर मौजूद सभी कांच का सामान टूटने लगा और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। वह सारी लड़कियां चिल्लाने लगी और इधर उधर भागने लगी। पृथ्वी और उसके सारे दोस्त भी हैरान रह गए थे। वह लोग भी जल्दी से अपनी जगह से उठते हैं और जल्दी से भगाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। रोशन पृथ्वी को लेकर जल्दी से एग्जिट की तरफ बढ़ता है। पृथ्वी देखता है कि वह पीली साड़ी वाली औरत और वह लड़कियां जो डांस कर रही थी, सभी पीछे के दरवाजे से निकल रही है। रोशन और पृथ्वी जैसे ही पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी की नज़र फ्लो पर पड़ी जानवी के ऊपर जाती है। उसके बाजू पर गोली लगी थी और वह जमीन पर तड़प रही थी। जानवी को ऐसा देखकर पृथ्वी हैरान रह जाता है और अपनी जगह पर ही रुक जाता है। रोशन पृथ्वी से कहता है, रुक क्यों गया, चल यहाँ से, यहाँ पर फायरिंग हो रही है। पृथ्वी रोशन को देखकर कहता है, वह लड़की जो डांस कर रही थी, वह घायल है। रोशन कहता है, अरे वह घायल है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो औरत उसे अपने साथ लेकर आई थी, यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वह उसे अपने साथ नहीं ले गई तो हम क्या करें इसमें। पृथ्वी ने गुस्से में रोशन को देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है रोशन, हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर की डिग्री लेते हुए हमने पहले कसम यही खाई थी कि हर जरूरतमंद इंसान की मदद करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। आज वह लड़की यहाँ पर दर्द से तड़प रही है। भगवान ना करे कल को अगर तेरे परिवार में से किसी के साथ ऐसा होगा तो क्या तू उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं जाएगा। डॉक्टर होने के नाते ना सही, कम से कम इंसान होने का अपना कुछ तो फर्ज निभा। पृथ्वी रोशन से अपना हाथ छुड़ाता है और उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है। तभी पृथ्वी देखता है वह काले नकाबपोश वाले आदमी धीरे धीरे जानवी की तरह बढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह जानवी तक पहुंच पाए, पृथ्वी जानवी को उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। काली पोशाक वाले आदमी जब जानवी को पृथ्वी की गोद में देखते हैं तो पृथ्वी की तरफ बंदूक तान देते हैं और उनमें से एक कहता है, लड़की को छोड़ दो। पृथ्वी उन सब को घूर कर देखता है और कहता है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तभी दूसरा नकाब वाला आदमी कहता है, देखो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो और जाओ यहाँ से।
वरना हमें 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें जान से मारने में। पृथ्वी देखता है जाह्नवी भी बेहोश हो चुकी थी और उसके हाथों से खून अभी भी बह रहा था। पृथ्वी ने गुस्से में उन लोगों को देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम लोगों को शायद इस जगह के बारे में पता नहीं है, या फिर यहाँ आने से पहले तुमने यहाँ की ठीक से जांच नहीं की थी, तभी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। उसके बाद पृथ्वी एक काले नकाब वाले आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, सीटी बजानी आती है। वह आदमी हैरानी से पहले अपने आदमियों को देखता है और फिर पृथ्वी को देखकर कहता है, हाँ आती है। पृथ्वी मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज एक सीटी बजा दो ना। वैसे तो मैं खुद ही सीटी बजा देता, लेकिन इस वक्त मेरे गोद में लड़की है। तुम मेरे लिए इतना काम कर दो और उसके बाद तुम्हें इसका इनाम जोरदार मिलेगा। वह सभी आदमी एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए पृथ्वी को देखने लगते हैं। उन सब की हंसी डरावनी थी। उनका लीडर कहता है, क्यों बच्चे, एक बार मौत का डर दिखाया तो सीटी बजाने की बात करने लगा। चल तेरे लिए तेरी आखिरी इच्छा समझकर हम सीटी भी बजा देते हैं। ए बाज रे सिटी। वह आदमी जल्दी से सीटी बजाता है। 2 जोरदार सीटियां ही बजी थी कि अचानक से दरवाजा खुलता है और रॉयल गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। उन सभी रॉयल गार्ड्स के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गन थी और उन सब ने नकाबपोश आदमियों को घेर कर रख लिया था। वह सारे आदमी जब रॉयल गार्ड्स को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फ्लश्ड उनमें से एक हैरानी से पूछता है, ये सब कहाँ से आए? पृथ्वी उनकी हैरानी पर मजे लेते हुए कहता है, ये बात तो मुझे भी आज तक पता नहीं चली। पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं, लेकिन रहते मेरे आसपास ही है। वैसे अब तुम लोगों के पास पूरा टाइम है, आराम से इनसे पूछ लेना और फिर पता चल जाए तो मुझे भी बता देना कि यह लोग मिस्टर इंडिया बनकर आखिर छुप कहाँ जाते हैं। पृथ्वी जाह्नवी को अपनी गोद में सही से उठाते हुए कहता है, गार्ड्स, इनकी खातिरदारी अच्छे से करना। पृथ्वी जाह्नवी को लेकर मुड़ता ही है कि एक आदमी पृथ्वी से पूछता है, अरे भाई, जब मौत के फरिश्तों से मिलवा ही दिया है तो ये बता दो कि तुम कौन हो। पृथ्वी हंसता हुआ उसे देखता है और कहता है, यमराज। और उसके बाद पृथ्वी जाह्नवी को अपनी गोद में लेता हुआ बाहर आ जाता है। जैसे ही पृथ्वी प्राइवेट क्लब के बाहर आता है तो देखता है रोशन अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है और पृथ्वी को देखकर वह जल्दी से गाड़ी का बैक दरवाजा खोल देता है। पृथ्वी जाह्नवी को लेकर रोशन की गाड़ी में आता है और उसे बेडशीट पर लेटाता है। रोशन पृथ्वी से कहता है, डॉक्टर का फर्ज अच्छी तरह से याद है मुझे, लेकिन कभी कभी बीच में भूल जाता हूँ। पर कुछ भी बोल, ऐसे डेंजर सिचुएशन पर तुझे फर्ज याद आ रहा था। मुझे मेरी मम्मी याद आ रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल। पृथ्वी हंसता हुआ कहता है, आंटी को मेरा हेलो कहना और तेरी गाड़ी ले जा रहा हूँ। रोशन नामे है, सर हिलता है और पृथ्वी रोशन की गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। पृथ्वी की गाड़ी सीधे रॉयल गेस्ट हाउस रुकती है। ये गेस्ट हाउस महल से थोड़ी ही दूरी पर है। जब भी कोई खास मेहमान आता है तो आस्तिक उसे रॉयल गेस्ट हाउस में रुकने को देता है, क्योंकि घर में प्रणाली और कीर्ति दोनों मौजूद थे। ऐसे में किसी बाहर वाले का घर में रहना आस्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पृथ्वी जाह्नवी को लेकर सीधे गेस्ट रूम जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए जल्दी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। पृथ्वी जल्दी से जाह्नवी के घाव की पट्टी करता है, क्योंकि जाह्नवी का खून बहुत ज्यादा बह गया था, इसीलिए वह उसे इंजेक्शन देता है जिससे वह आराम से सोई रहे और पृथ्वी अपना काम कर सके। जाह्नवी के हाथों की पट्टियां हो गई थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से वह अभी भी बेहोश थी। वहां पर मौजूद सर्वेंट को पता चल गया था कि पृथ्वी गेस्ट हाउस आया हुआ है। वह लोग जल्दी से उसके पास आते हैं और कहते हैं, छोटे साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? पृथ्वी जाह्नवी के हाथों की पट्टियां करते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़की घायल है और इसे सुबह तक होश आएगा। तब तक तुम इसके पास रहना और हो सके तो इसके कपड़े बदल देना। मैं भी घर जा रहा हूँ, सुबह आकर देखता हूँ। सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और पृथ्वी एक नज़र जाह्नवी को देखकर वहां से चला जाता है। वह सर्वेंट जब बेड के पास आता है और जाह्नवी को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। जाह्नवी ने घाघरा चोली पहना हुआ था, वह भी चटक रंग का। इतना गाढ़ा मेकअप किया हुआ था, ऊपर से जाह्नवी का वह घाघरा चोली कहीं से भी सभ्य नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह महल में एक अलग ही हलचल थी, क्योंकि आज अमृता ताई आने वाली थी। अरुणिमा अमृता ताई का कमरा तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे आस्तिक ने इस चीज की जिम्मेदारी दी थी। अगर एक चीज की भी गलती होती
तो अरुणिमा की खैर नहीं थी। अरुणिमा हर काम बहुत सोच समझ कर रही थी। बेडशीट पर एक भी सिलवट नहीं थी और तकिया भी सलीके से लगे हुए थे। पर्दे के एक एक मोड़ सही तरीके से फिट थे और फूलदान में ताजे फूल लगे हुए थे। अरुणिमा हर काम को करने से पहले उसे 2 बार चेक करती कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें गलती निकलती तो यह आस्तिक के लिए एक मौका था और अरुणिमा उसे मौका ही तो नहीं देना चाहती थी। अरुणिमा को जब लगा कि अब सब कुछ ठीक है तो उसने चैन की सांस ली और वह बाहर हाल में आ गई, जहां पर सब लोग बैठे हुए थे। पृथ्वी ने अरुणिमा को देखकर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अरुणिमा सोफे के पास आती है और आस्तिक से थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। उसे इजाजत नहीं थी उन सब के साथ बैठने की, और अगर उसे बैठना भी होता तो नीचे जमीन पर। बाहर से एक सेवक आता है और आस्तिक से कहता है, राजा साहब, अमृता ताई आ गई है। आस्तिक और उसके सभी भाई बहन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। वह दरवाजे की तरफ चल देते हैं। अरुणिमा भी धीरे धीरे आस्तिक के पीछे चलने लगती है और बस वह अपने मन में यही सोचती है कि यह अमृता ताई जो कोई भी है, बस यह आस्तिक जैसी खतरनाक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका जीना सच में दूभर है। सब लोग मेन गेट के पास खड़े थे, तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और एक सेवक जल्दी से पिछला दरवाजा खोलता है। सब लोगों के चेहरे पर खुशी देखते बन रही थी, लेकिन अरुणिमा की नजरें सिर्फ गाड़ी के दरवाजे पर थी। तभी उस गाड़ी से एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर निकलती है। अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उस औरत ने नन के कपड़े पहने हुए थे और उसके गले में क्रॉस का लॉकेट भी था। यह महिला तो क्रिश्चियन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आस्तिक और उसके भाई बहन तो हिंदू हैं। अगर यह लोग हिंदू हैं तो इनकी ताई क्रिश्चियन कैसे हो सकती है? अमृता ताई सबको देखकर मुस्कुराती है और अपनी बाहें खोल देती है। प्रणाली और कीर्ति भागकर जाती है और अमृता ताई के गले लगा जाती है। कीर्ति ने अमृता ताई को गले लगाते हुए कहा, अमृता ताई, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत 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 ज्यादा मिस किया। प्रणाली भी कहती है, सच में ताई, हमने आपको बहुत मिस किया। आप इतने समय के लिए हमसे दूर मत रहा कीजिए। अमृता ताई उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखती हैं और उनके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे पता है तुम दोनों ने मुझे कितना मिस किया है। मिलने तो कभी आती नहीं हो, बस दूर से ही मिस करती रहती हो। तभी पृथ्वी अमृता ताई के पास आता है और उन्हें गले लगाते हुए कहता है, ताई, उन्होंने आपको कुछ भी मिस नहीं किया है, मुझसे पूछिए मैंने आपको कितना मिस किया है। अमृता ताई पहले तो पृथ्वी के बालों पर प्यार से हाथ फेरती है और फिर उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, तुम तो रहने ही दो, एक फोन नहीं किया जाता है तुमसे और मुझे मिस करने की बात कर रहे हो। तुम ना बस अपने पेशेंट और अस्पताल को ही ठीक से देख लो, वही बहुत है। उसके बाद अमृता ताई आस्तिक को देखती है, जो मुस्कुराते हुए अमृता ताई को देख रहा था। यहाँ तक कि अरुणिमा ने भी आस्तिक को मुस्कुराते हुआ देखा। उसकी आंखें छोटी हो गई, यह मॉन्स्टर मुस्कुराता भी है। अमृता ताई धीरे धीरे आस्तिक के पास आते हुए कहती है, मुझे अगर किसी ने सच में मिस किया है तो वह मेरा आस्तिक है। बस यही एक है जिसने मुझे सच में मिस किया है और जो मुझे कभी भी फोन करना नहीं भूलता है। जैसे ही अमृता ताई आस्तिक के पास आती है, आस्तिक उनके गले लग जाता है। अमृता ताई भी उनके माथे पर प्यार से हाथ फेरती है। आस्तिक उनसे अलग होता है और उनका हाथ थामते हुए कहता है, आप कैसी है ताई, क्या हालत बना रखी है अपनी, कितनी कमजोर हो गई है। सच में आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। सब लोग मुस्कुराते हुए अमृता ताई को देख रहे थे और अमृता ताई ने आस्तिक के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चों की चिंता में खाना पीना किसे याद रहता है। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम खुद बाप बनोगे। आस्तिक अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, क्या ताई आप भी ना? अमृता ताई ने हल्के गुस्से में कहा, क्यों, कहीं मैं सच तो नहीं कह रही हूँ? अरे मुझसे पूछे बिना शादी कर ली है, हो सकता है बच्चा भी कर लिया हो। ऐसा कहते हुए अमृता ताई की नज़र अचानक से अरुणिमा के ऊपर जाती है। खुद को देखता पाकर अरुणिमा एक पल के लिए ठिठक जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। वह जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। वो कहानी ख़त्म हो गई है और कैसा लगा आपको आज का एपिसोड मुझे बताइए, और क्या चाहते हैं आप, एक राइटर से क्या चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। चलिए, मैं हर बार ही बोलती हूँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, जो कि नहीं करते हैं, पर फिर भी बोलती रहती हूँ। मर्ज़ी आपकी, करना है कीजिए, क्योंकि मैं कहानी शुरू हो गई डिलीट तो करूँगी नहीं।
ठीक है, हो सकता है मैं इसे बीच में छोड़ दूँ, तो इतना मत वो कीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी को अच्छे से सुनिए और कमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहती कुछ लिखिए, कम से कम एक हार्ट, एक थंबनेल, एक इमोजी कुछ तो सेंड कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती है ये करना। हम भी दूसरे के चैनल्स पर जाते हैं तो कम से कम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं। जब आप एक यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी मायने रखेंगी, तो प्लीज़ किसी की मेहनत को थोड़ा सा एक हार्ट देकर अप्रिशिएट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, बाय।